दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन राजस्थान की प्रमुख जो छतरियाँ थी उनकी बात कर लिए थे। आज अपन राजस्थान की स्थापत्य कला का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान की जो हवेलियाँ और महल, उनकी बात करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में जो अपन छतरियाँ पढ़े थे उनकी अपन रिविजन की अगर बात करें तो देखिए, आहड़ या उदयपुर में जो छतरियाँ पढ़े थे वो मेवाड़ के राजाओं की छतरियाँ थी, या मेवाड़ की राजाओं की छतरियाँ हैं आहड़ में। उन छतरियों वाले स्थान को महासतियाँ कहते हैं। यहाँ पर अमर सिंह प्रथम से बाद वाले राजाओं की छतरियाँ हैं। इसके बाद में अपन बात किए थे गेटौर की छतरियों की। तो गेटौर की जो छतरियाँ हैं ये जयपुर के राजाओं की छतरियाँ हैं। यहाँ पर सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है गेटौर की छतरियों में। ईश्वरी सिंह की जो छतरी है ईसर लाट या सरगासुली के पास जय निवास बाग या जय निवास गार्डन में स्थित है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात किए थे जो देवीकुंड या सागरी गांव की छतरियाँ जो बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ कहलाती है, जो बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ हैं। इसके बाद में अपन बात किए थे जो बड़ा बाग की उन जो छतरियाँ, बड़ा बाग की जो छतरियाँ हैं यहाँ पर जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ हैं। इसके बाद में सार बाग की छतरियों की बात किए थे, कोटा के राजाओं की छतरियाँ हैं। केसर विलास बाग की छतरियों की अपन बात किए थे। इसके बाद में बूंदी के राजाओं की छतरियाँ हैं। नाथों की छतरी जालोर में है, वहाँ पर जो तोते का चित्रण बना हुआ है, तोता नाथों का पक्षी होता है, मुख्य पक्षी होता है। इसके बाद में पाली वालों की छतरी की बात की थी, पाली वालों की छतरी जैसलमेर में है। मिसर जी की छतरी नेहड़ा अलवर में है। बंजारों की छतरी दौसा लालसोट में है, लालसोट दौसा में है। इसके बाद में गंगाबाई की छतरी की बात की थी, गंगाबाई की छतरी यानी गंगापुर भीलवाड़ा में है। गंगाबाई महाजी सिंधिया की रानी थे, यानी महाजी सिंधिया की रानी थे और मेवाड़ महाराणा के धर्मबहन थे। इसके बाद में अपन बात किए थे जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी उदयपुरवाटी झुंझुनू में है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी की बात किए थे, जगन्नाथ कछुआ की छतरी 32 खंभों की छतरी है, मांडल भीलवाड़ा में है। इसके साथ ही 32 खंभों की अन्य छतरी की बात किए थे, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जो हमीर ने अपने पिता जयतर सिंह के 32 वर्षों की शासनकाल की याद में रणथंभौर किले में बनाया था। तो राजस्थान में 32 खंभों की छतरियाँ दो जगह पर है, एक तो जगन्नाथ कछुआ की छतरी और एक जयतर सिंह की छतरी जो रणथंभौर में स्थित है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और जो 84 खंभों की छतरी की बात आती है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। गोपाल पाल की छतरी करौली में स्थित है। इसके बाद में अपन यानी जो और मूसी महारानी की छतरी भी बात किए थे, मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। मूसी महारानी भक्तावर सिंह की दासी थे, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। इसके बाद में अपन बात किए थे और जो सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। ठीक है। देखिए, जो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है और जो एक मांडल भीलवाड़ा की अपन बात किए थे जगन्नाथ कछुआ की। तो और बात आती है चैतक की छतरी बलीचा में है, जो प्रताप की छतरी बांडोली में है। ठीक है। इसके बाद में बात किए थे उदय सिंह की छतरी, उदय सिंह की छतरी उदयपुर में यानी गोगुंदा में है। और जो जयमल और पत्ता की जो मूर्ति यानी जो छतरियों की बात किए थे, यानी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहदास जी की छतरी चित्तौड़ में है। ठीक है। और तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट जो छतरियाँ थी इनकी अपन बात कर लिया है। जो भी आपको और लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, अपन उसकी भी चर्चा कर लेंगे, वापस मैं उसको भी लिखवा दूंगा। ठीक है। तो जो एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान की जो प्रमुख छतरियाँ आती है उनकी अपन पिछली क्लास में बात कर लिया है। देखिए, अपन ने को ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट लगे होंगे, तो ऐसे जो मुंह पर भी याद रहनी चाहिए जो छतरियाँ हैं, स्थापत्य कला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो होती है जो राजस्थान में जो ये छतरियाँ हैं। हालांकि अपन पहले थोड़ी सी बात तो कर लेते भाई, जो इन राजाओं का जो दाह संस्कार किया जाता था, जो शमशान घाट के रूप में अगर छतरियों को देखा जा सकती तो अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। ठीक है। तो ध्यान रख लिया करो भाई। आज अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, राजस्थान की हवेलियां। ठीक है। तो बात करते हैं आगे एक एक करके। देखिए, राजस्थान जब हवेलियों की बात आती है ना, तब शेखावाटी वाला क्षेत्र डायरेक्ट अपने माइंड में आ जाता है। लेकिन क्षेत्र जो शेखावाटी क्षेत्र जो है वहां पर अलग अलग स्थान है, कंफ्यूज करने वाले स्थान है, तो अपन अलग से पढ़ेंगे। यानी सबसे लास्ट में शेखावाटी को रख लेंगे। और शेखावाटी में जो भाई देखिए सीकर चूरू और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र आता है, तो देखिए वहां पर जो और जो शेखावाटी में जो छतरियां होंगी ना उनकी अपन पर्टिकुलर बात कर लेंगे, विशेष प्रकार से बात कर लेंगे। तो शेखावाटी के अलावा जहां पर और छतरियां बनी हुई यानी जो हवेलियां बनी हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं कि देखिए छतरियां और हवेलियां जो नाम आ सकता है बार बार में, तो आप कंफ्यूज मत होना। आज अपन बात कर रहे हैं हवेलियों की और जो महल है राजस्थान में। छतरियों की बात थी वो पिछली क्लास में अपन कंप्लीट कर लेते और अभी स्टार्टिंग में थोड़ा रिवीजन किए हैं। तो इसके साथ में अपन बात करते हैं, सबसे पहले जैसलमेर में जो हवेलियां हैं इनकी बात करते हैं।
ठीक है। जैसलमेर में जो हवेलियां हैं उनकी बात करते हैं। देखिए जैसलमेर में पटुओं की हवेली इंपॉर्टेंट आती है। पटुओं की हवेली आप लिख लेना, जैसलमेर में पटुओं की हवेली डाल लेना 1 नंबर। पटुओं की हवेली इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट को पटुओं की हवेली के बारे में ही पता होता है कि पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, और जो हवेलियों के बारे में कुछ ध्यान नहीं होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन और भी हवेलियाँ पढ़ेंगे। तो पटुओं की हवेली है तो भाई नॉर्मल है, जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार में यानी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो हर एक स्टूडेंट के मुंह पर रहता है पटुओं की हवेली कहाँ पर है, यानी जैसलमेर में है। ठीक है। तो देखिए जो पटुओं की हवेली है इसका जो निर्माण करता है, जो निर्माण करवाता है, गुमान चंद बाफना करवाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लग गए हैं कि पटुओं की हवेली का जो निर्माण कौन करवाता है। देखिए डायरेक्ट मुंह पे रहता है स्टूडेंट की पटुओं की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो फिर क्वेश्चन को किसी ना किसी प्रकार से घुमाना तो पड़ेगा ही ना, तो फिर निर्माण करता है या निर्माण करवाने वाले का नाम पूछ लिया जाता है। एक फैक्ट और पूछा जाता है इसके बारे में कि जो पटुओं की जो हवेली है ये जो यानी कितनी हवेलियों का समूह है। ठीक है। तो 5 हवेलियों का समूह है। तो आप लिख लेना कि पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। पटुओं की हवेली का जो निर्माण करवाता है गुमान चंद बाफना करवाता है, और जो पटुओं की हवेली है ये 5 हवेलियों का समूह है। ठीक है, ध्यान रखना। बात आती है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह हवेली आप लिख लेना। अपन सालिम सिंह की पहले बात कर चुके हैं, किस प्रकार से वो जो कुलदेरा गांव की लड़कियां उठाने की जो धमकियां देता रहता है। भाई जालिम आदमी था सालिम सिंह, सालिम उसका नाम है लेकिन जालिम था बंदा, यानी जो धमकियों की दे देता था चलता फिरता ही। और अपन पहले बात भी कर चुके हैं, मूलराज सेकंड का प्रधानमंत्री था सालिम सिंह। ठीक है। तो मूलराज सेकंड का जो प्रधानमंत्री था तो ज्यादातर शक्तियां खुद के पास ही रखता था, यानी शक्तिशाली हो गया था धीरे धीरे। 1818 में मूलराज सेकंड यानी अंग्रेजों से संधि करता है, ये भी अपन बात किए थे। उसी मूलराज सेकंड का जो ये प्रधानमंत्री था सालिम सिंह, तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर होगी, जैसलमेर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखिए हर हवेली जो इजी नाम है तो आप खुद भी लिख सकते हो यार, कोशिश तो किया करो। हर जो नाम को बोर्ड पर लिखेंगे तो अपनी क्लास थोड़ी लंबी खींचेगी तो कोई मतलब नहीं है। सालिम सिंह की हवेली आप लिख सकते हो, इजी सा नाम है। तो जैसलमेर में हेडिंग ऊपर सबसे पहले जैसलमेर डालो, 1-2 नंबर लगा के इस प्रकार से हवेलियों का नाम लिख लो। तो जैसलमेर में फर्स्ट अपन बात की है पटुओं की हवेली, दूसरे नंबर पर अपन बात किया है यानी सालिम सिंह की हवेली, जो मूलराज सेकंड का प्रधानमंत्री था। ये बात यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन जब राजवंश पढ़ रहे थे वहां पर आप शायद लिख लिए होंगे, तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओनली आपको समझाने के लिए और याद दिलाने के लिए मैं बात बताया था। ठीक है। 1818 में जो मूलराज सेकंड है जो जैसलमेर की तरफ से अंग्रेजों से संधि करता है। इसके बाद में अपन बात देखिए, जो थोड़ी सी और बात करना चाहो सालिम सिंह की हवेली की, तो 9 मंजिला हवेली थी। हालांकि कालांतर में 2 मंजिल इसकी शायद तोड़ दी गई है या टूट जाती है अपने आप ही। तो वर्तमान में शायद ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि 7 मंजिला हवेली है सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नथमल की हवेली, चलो मैं लिख देता हूँ भाई। तीसरी अपन पढ़ते हैं जैसलमेर में नथमल की हवेली। देखिए सालिम सिंह की अपन बात करते हैं तो सालिम सिंह आपको पूरा तरीके से सही तरीके से याद रहना चाहिए, आना चाहिए। अपन बात की तो भाई जो पाली वालों की जो लड़कियां उठाने की जो धमकी देता है, पालीवाल 84 गांव लगभग अपने जो पाली वालों के 84 गांव खाली करके चले जाते हैं, मंडो या जोधपुर की साइड चले जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार से आपको याद आ जाना चाहिए। बात आती है तीसरी जो हवेली की, जैसलमेर में नथमल की हवेली है। नथमल की जो हवेली है इसके वास्तुकार 2 भाई थे, यानी हाथी और लालू। ये देखिए थोड़ा सा नाम है, अजीब सा नाम है, अलग सा नाम है, हाथी और लालू। देखिए थोड़ा समझना, हाथी ये जानवर वो जो हाथी वाला नहीं है भाई नाम उसके अकॉर्डिंग है। तो हाथी के जैसे आकार का होगा, हाथी के जैसे डोल वाला होगा, हाथी के जैसे डिल डोल वाला होगा, तो नाम ऐसे रख दिया होगा। हाथी और लालू दोनों भाई थे। इस जो नथमल की हवेली के वास्तुकार रहते हैं हाथी और लालू, और दोनों अलग अलग तरीके से यानी अलग अलग जो हवेलियां बनाते हैं, लेकिन सेम डिट्टो कॉपी करते हैं एक प्रकार, यानी देखते भी नहीं है, यानी एक दूसरे की हवेली को देखते भी नहीं है जो एक, लेकिन सेम टू सेम यानी एक जैसी उसकी जो कलाकृति जो
आकृति तैयार करवाते हैं, इसलिए वह जाने जाते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसकी जो ये नथमल की हवेली है, इसके वास्तुकार थे हाथी और लालू। इसके बाद में बात करते हैं कुलदरा की हवेलियां। कुलदरा फिर अपनी बात आ जाती है, ये जो सालिम सिंह वाली, जो सालिम सिंह किस प्रकार से धमकियां देता है। सालिम सिंह के डर से जो कुलदरा गांव यानी जो पालीवाल जो लोग थे, ये जो अपना गांव खाली करके चले जाते हैं, मारवाड़ की तरफ चले जाते हैं, जोधपुर की तरफ चले जाते हैं। तो वहां पर जो कुलदरा गांव में भी जो हवेलियां स्थित हैं, कुलदरा गांव में भी हवेलियां बनवाई गई है। तो कुलदरा गांव की हवेलियां हैं, ये भी जैसलमेर में ही स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं सर्वोत्तम विलास पैलेस से, सर्वोत्तम विलास महल। ठीक है, सर्वोत्तम विलास पैलेस है, सर्वोत्तम विलास महल की बात आती है। देखिए सर्वोत्तम विलास जो महल है, जो पैलेस है, इसका जौहर जो निवास भी, सॉरी जौहर निवास भी इसका, जौहर विलास भी इसका नाम है। ठीक है, जौहर विलास, तो ध्यान रखना सर्वोत्तम विलास पैलेस को जौहर विलास भी कहा जाता है। इसके बाद में एक मंदिर पैलेस भी लिख लेना भाई, जो एक मंदिर पैलेस भी जैसलमेर में गिना जाता है, तो ध्यान रख लेना, मंदिर पैलेस लिख लेना। इसके बाद में बात करते हैं जोधपुर की जो हवेलियों की। देखिए जो जोधपुर की हवेलियों की बात आती है, तो जोधपुर में जो इम्पोर्टेंट है, वैसे अपन उम्मेद पैलेस की अपन पहले बात कर चुके हैं, थोड़ा बहुत लिख लेना। उम्मेद पैलेस, जिसको छीतर पैलेस भी कहा जाता है, इसका निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया जाता है। देखिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर आप चाहो तो, और फिर भी आपके माइंड में ऐसा खटक रहा हो कि भाई यार मुझे तो लिखना है, मैं यहाँ पर हवेलियों वाला जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो हवेलियों वाले टॉपिक में भी कुछ तो अच्छा दिखे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखे, कोई अपने नोट्स को देखे तो उसको लगे यार उम्मेद पैलेस तो लिख ही नहीं रखा, तो आप लिख सकते हो। तो उम्मेद पैलेस लिख के, यानी जोधपुर की बात आती है, तो जोधपुर में यानी उम्मेद पैलेस लिख के अपन पहले बात कर चुके हैं कि उम्मेद पैलेस, तो उम्मेद पैलेस को छीतर पैलेस भी कहा जाता है। छीतर पैलेस क्यों कहा जाता है? छीतर के भाटे से, छीतर के पत्थर से, जो एक विशेष प्रकार का पत्थर आता है, उससे निर्मित है। अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें जोधपुर का राज परिवार रहता है। यह भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है। ठीक है, ये लिखने की कोशिश कर लेना अगर आप चाहो तो, वरना मैं नहीं बोल रहा यहाँ पर लिखने के लिए, क्योंकि आप पहले लिख चुके हो। तो उम्मेद पैलेस है जोधपुर में, ये इसको छीतर पैलेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं ये भी बता चुका हूँ। इसका जो निर्माण कार्य करवाया गया था उम्मेद सिंह के द्वारा, उम्मेद सिंह के शासनकाल में, और जो अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। यह जो भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है, इसमें जोधपुर का राज परिवार रहता है, यानी राज परिवार रहने के कारण सबसे बड़ा आवासीय महल हो गया। इसके बाद में बात करते हैं पोखरण हवेली। बड़े मियाँ की हवेली भी जोधपुर में है। ठीक है, तो पोखरण हवेली, राकी हवेली, पुष्य हवेली, देखिए अब बात आती है पोखरण हवेली। आपके माइंड में आएगी भाई पोखरण यार जोधपुर में कैसे हो सकता है? तो देखिए पोखरण का कोई सामंत होगा, उसके द्वारा यहाँ पर निर्मित करवाई गई होगी। भाई अपन कभी जोधपुर में चलेंगे तो यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर ठहरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से राजाओं के द्वारा या शासकों के द्वारा या सामंतों के द्वारा बनवाई जाती थी। भाई अपन कोई विशेष काम के लिए, विशेष मीटिंग के लिए यानी वहां पर चलेंगे, जोधपुर में चलेंगे, तो वहां पर अपने का ठहरने का इंतजाम, ठहरने की व्यवस्था अपन खुद ही करवा ले, खुद के जो स्तर पर ही करवा ले। तो पोखरण का सामंत के द्वारा शायद यहाँ पर यह निर्मित करवाई गई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक आती है यहाँ पर जोधपुर में पुष्य हवेली। अब बात आती है पुष्य हवेली क्या है भाई? तो पुष्य हवेली की बात बताऊं मैं। ये पुष्य नक्षत्र में तैयार करवाई गई हवेली है कि इसका कंप्लीट निर्माण एक ही नक्षत्र में, पुष्य एक नक्षत्र होता है जो अपन जो वास्तु दोष के अकॉर्डिंग जो भी काम करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो एक ही पुष्य जो नाम का जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था, ऐसा माना जाता है। तो आप भी लिख लेना, अपने को इतना कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि पुष्य हवेली है कहाँ पर। तो बड़े मियाँ की हवेली भी यहाँ पे लिख लेना, जोधपुर में। ठीक है, बड़े मियाँ की जो हवेली है जो जोधपुर में है। एक खंबा महल इंपॉर्टेंट आता है, एक खंबा महल जो जोधपुर में है। एक खंबा महल को प्रहरी महल भी कहा जाता है।
देखिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक खंबा महल को प्रहरी, अपन कहीं ना कहीं एक शब्द लिखे थे उत्तरी सीमा का प्रहरी, तो इस प्रकार से प्रहरी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसलिए बताया हूँ उत्तरी सीमा का प्रहरी। देखिए यहाँ से कोई मतलब नहीं है उत्तरी सीमा का प्रहरी से, लेकिन मैं प्रहरी शब्द समझाने के लिए कोशिश किया हूँ। लो मैं लिख देता हूँ प्रहरी महल, ठीक है। एक खंबा जो महल है इसको प्रहरी महल भी कहा जाता है। एक खंबा महल या प्रहरी महल कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। अजीत भवन पैलेस भी आप लिख सकते हो और बिजोलाई के महल भी जोधपुर में लिख सकते हो। ठीक है, बिजोलाई के महल मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए भाई लिखना तो पड़ता है, मुझे लगता है कि आप शायद ये कहोगे या सोचोगे कि भाई यार ये लिखवा रहा नहीं है, मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो ये इजी नाम आते हैं ना तो आप खुद भी लिख सकते हो, मैं मौखिक बोल सकता हूँ, तो फिर भी मैंने कोशिश तो की है लिखने की। तो बिजोलाई के महल, बिजोलाई नामक एक स्थान है जोधपुर में, तो बिजोलाई के महल लिख लेना। ये बिजोलाई स्थान पर जो महल जो बने हुए हैं उनको कहा गया है बिजोलाई के महल। और अजीत भवन पैलेस भी जोधपुर में, अजीत भवन पैलेस है राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल, ठीक है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है अजीत भवन पैलेस। देखिए थोड़ा सा कोशिश करना आप भी, जो ये हेरिटेज जो योजना चलाई गई है, हेरिटेज जो भवन जो योजना चलाई गई थी, इसको खंगालना, ये कब चलाई जाती है आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना। देखिए हर एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही डालने की कोशिश मत किया करो, आप भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेने की कोशिश किया करो। आप कुछ जो फैक्ट होते हैं उससे रिलेटेड दूसरे फैक्ट होते हैं उनको उठाने की कोशिश करोगे तभी ही एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे। तो जो हेरिटेज होटल हो, हेरिटेज जो भवन योजना चलाई गई वो कब चलाई गई थी, किस सरकार के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। तो इसका प्रथम जो हेरिटेज जो होटल है ये तो मैं आपको बता दिया, ठीक है, प्रथम हेरिटेज होटल है जो अजीत भवन पैलेस में चलाया जा रहा है। इसके बाद में बात अपन आज जो उदयपुर की करते हैं, उदयपुर में कौन कौन से जो महल हैं, ठीक है। देखिए मैं वापस बताऊं तो जोधपुर में उम्मेद पैलेस है, पोखरण हवेली है, पुष्य हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली है, एक खंबा महल है, बिजोलाई के महल है, अजीत भवन पैलेस है, और जो उम्मेद भवन पैलेस है, उम्मेद पैलेस है, उम्मेद पैलेस को छीतर पैलेस भी कहा जाता है, ठीक है। छीतर पैलेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका जो निर्माण है छीतर के भाटे या छीतर के पत्थर, जो विशेष प्रकार का जो पत्थर होता है इससे निर्मित करवाया गया है। अकाल राहत दौरान, जो अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया गया, उम्मेद सिंह के द्वारा इसका जो निर्माण करवाया गया था। भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है और इसमें जोधपुर का जो राज परिवार निवास करता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं उदयपुर के महलों की। देखिए उदयपुर के जो महल है, कुछ महलों की अपन पहले बात कर चुके हैं जब अपन राजवंश पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं भाई, आप नहीं कहोगे यार इंपॉर्टेंट महलों का नाम तो बंदा ले ही नहीं रहा है, ये मास्टर ले ही नहीं रहा है नाम, तो उनको बताने की कोशिश तो मैं कर लूंगा, लेकिन आपको भी याद आनी चाहिए जब मैं लिखूँ उससे पहले। देखा आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो उदयपुर में कौन कौन से बड़े जो इम्पोर्टेंट महल है। ठीक है, अपन बात करते हैं उदयपुर की। देखिए उदयपुर के जो महलों की बात करते हैं तो कर्णविलास महल की भी अपन बात कर चुके हैं, दिलकुश महल की भी बात कर चुके हैं, तो मैं नहीं लिखूंगा आप लिख लेना। कर्णविलास महल की अपन बात कर चुके हैं, दिलकुश महल की अपन बात कर चुके हैं, यानी कर्ण सिंह के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था, कर्ण सिंह के द्वारा निर्मित है ये जो महल है, कर्णविलास और दिलकुश महल, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लिख लेना, कर्णविलास और दिलकुश महल जो कर्ण सिंह के द्वारा ये निर्मित है। जग मंदिर की बात आती है तो जग मंदिर भी अपन पहले बात कर लिए, विस्तार से बात कर लिए, चर्चा कर लिए जग मंदिर के बारे में भी। तो जग मंदिर कहाँ पर है, यानी उदयपुर में स्थित है। जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह स्टार्ट करवाता है, ठीक है, थोड़ा समझने की बात है। जग मंदिर हेडिंग डाल के लिख लेना, इसका निर्माण कर्ण सिंह शुरू करवाता है, ठीक है, ये बात हो गई। तो इसका निर्माण पूर्ण कौन करवाता है, जगत सिंह प्रथम इसका निर्माण पूर्ण करवाता है, जग यानी जग मंदिर होगा, ठीक है। जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह स्टार्ट करवाता है और जो जगत सिंह प्रथम इसको पूरा करवाता है, ठीक है। बात आती है जगत निवास की। जगत निवास महल की भी अपन शायद बात कर चुके हैं, तो जगत निवास महल वापस आप लिख लेना। जगत निवास महल का जो जगत सिंह द्वितीय द्वारा निर्माण करवाया जाता है, ठीक है।
अपन बात किए कर्णविलास और दिलकुश महलों का जो निर्माण करवाता है कर्ण सिंह। जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाता है कर्ण सिंह। जग मंदिर का जो निर्माण कंप्लीट करवाता है जगत सिंह प्रथम। इसके बाद में बात किया है जगत निवास महल की, तो जगत निवास महल का निर्माण करवाता कौन है? जगत सिंह सेकंड। तो जगत सिंह प्रथम की भी बात किए हैं और जगत सिंह सेकंड की भी बात किए हैं। पानेड़ा महल लिख लेना। पानेड़ा महल कहां पर है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसकी अपन पहले बात नहीं किया है। तो पानेड़ा महल है उदयपुर में। तो पानेड़ा महल के बाद में बात कर लेना मोती मगरी के महल। मोती मगरी देखिए इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है मोती मगरी। मोती मगरी के महल, ठीक है। मोती मगरी के महलों की अपन बात अगर करते हैं तो उदय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। मोती मगरी के महलों का उदय सिंह के द्वारा, उदय सिंह के शासनकाल में निर्माण करवाया जाता है, कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये देखिए मोती मगरी के बाद में बात आती है प्रीतम निवास पैलेस। प्रीतम निवास पैलेस की बात आती है तो जगत सिंह द्वितीय उसका निर्माण करवाता है। ठीक है। जो प्रीतम निवास जो पैलेस है, जो प्रीतम निवास महल है, इसका जो निर्माण करवाता है जगत सिंह द्वितीय। तो जगत सिंह द्वितीय की अपन 2 बार बात कर चुके हैं अभी। जगत सिंह द्वितीय प्रीतम निवास पैलेस का निर्माण करवाता है और जो जगत सिंह द्वितीय है जगत निवास महलों का निर्माण करवाता है। इसके बाद में बात आती है बागौर हवेली। ये इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो बागौर हवेली, अब बात आएगी आपके माइंड में कि भाई जो बागौर हवेली आ रही है लिखवा तो उदयपुर में रहा है। तो बागौर तो जो जगह है, बागौर नामक जो स्थान है भीलवाड़ा में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन बागौर की हवेली है उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, बागौर भीलवाड़ा में है और बागौर की हवेली है जो उदयपुर में स्थित है। बागौर हवेली की जो और अपन बात करें इंपॉर्टेंट हवेली है तो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका थोड़ा सा और अपन बात कर लेते हैं, 1-2 फैक्ट और जान लेते हैं। अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। जो बागौर हवेली है इसका थोड़ा सा और ध्यान रख लेना। अब जो बागौर हवेली है ये जो भारत के पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र का सांस्कृतिक जो कार्यालय है, ठीक है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक कार्यालय है, कल्चरल जो ऑफिस है। देखिए समझने की कोशिश करना, भारत के पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक कार्यालय कहाँ पर है? बागौर की हवेली में है। बागौर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर जो विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है, विश्व की सबसे लंबी टर्बन रखी हुई है, पगड़ी को इंग्लिश में टर्बन कहते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है कहाँ पर? बागौर की हवेली में। तो अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक कार्यालय की तो अपन बात कर लिए हैं, तो राजस्थान, गुजरात और गोवा, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक कार्यालय है, ऑफिस है। पश्चिमी क्षेत्र में जो आते हैं कौन कौन से स्टेट आते हैं? राजस्थान आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है और गोवा आता है, ठीक है। ये बात हो गई हो आपकी। अब देखिए जो हवेली जो पगड़ी की भी अपन बात कर लिए हैं, तो ये हुए हैं उदयपुर के जो इम्पोर्टेंट जो भी मुख्य जो महल हैं उनकी अपन बात किए हैं। तो एक बार मैं वापस बताने की कोशिश करूं, उदयपुर में कर्णविलास और दिलकुश महलों का निर्माण कर्ण सिंह के द्वारा करवाया जाता है। जग मंदिर का जो निर्माण शुरू करवाता है कर्ण सिंह करवाता है, लेकिन जग यानी कर्ण सिंह कंप्लीट नहीं करवा पाता है। और जगत सिंह जो प्रथम है जो जग मंदिर का निर्माण कंप्लीट करवाता है। इसके बाद में अपन बात की जग निवास का, तो जगत निवास का जो निर्माण करवाता है जगत सिंह द्वितीय करवाता है, ठीक है। इसके बाद में बात किए थे पानेड़ा महल की बात किए हैं, मोती मगरी के महलों की बात किए हैं। मोती मगरी के महलों का निर्माण करवाता है उदय सिंह जी। प्रीतम निवास महल की बात किए हैं, उदयपुर में स्थित है। बागौर की हवेली की बात किए हैं, बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है, बागौर भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। तो बागौर की जो हवेली है इसका जो निर्माण करवाता है अमरचंद बड़वा करवाता है, ठीक है। इसका जो निर्माण जो अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद में अपन जो बागौर की हवेली की और बात किए हैं कि यहाँ पर जो बागौर की हवेली में भारत के पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक कार्यालय है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट आते हैं उनकी भी अपन बात किए हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। जो बागौर की हवेली है इसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी या विश्व की सबसे लंबी टर्बन रखी हुई है,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उदयपुर के जो महलों की अपन बात कर लिए हैं, ये जो महल होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट उदयपुर की बात कर लिए हैं। कर्ण विलास और दिलकुश की बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कर्ण सिंह के द्वारा करवाया जाता है। जो जग मंदिर की कर्ण सिंह शुरू करवाता है और जो जगत सिंह प्रथम इनकम्प्लीट करवाता है। और एक अपन पढ़े थे जगत निवास का जगत सिंह सेकंड करवाता है, ठीक है। तो ये बात आती है। देखिए अब बात आती है कोटा की। तो कोटा में कौन कौन से जो महल है, क्या जो फैक्ट है, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए कोटा में सबसे पहले जो महल अपन पढ़ रहे थे, दुर्ग अपन पढ़ रहे थे, वहां पर थोड़ी सी बात किए थे कि कोटा में सबसे पहले जो गुलाब महल था, उसके आसपास जो और जो महल बनाए जाते हैं माधो सिंह के द्वारा, उनको फिर कोटा के महलों का रूप दिया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कोशिश भी करना समझने की। तो अपन दुर्ग पढ़े थे, उस समय भी थोड़ी बात कर लिए थे। तो कोटा में बात आती है गुलाब महल की। तो गुलाब महल कोटा में स्थित है, ये अपन पहले बात कर चुके हैं, जो शायद पिछली क्लासेस में अपन बात किए थे, ठीक है। जो दुर्ग वाली क्लास पढ़ रहे थे वहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, हर कोई फैक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो गुलाब महल कहाँ पर है, कोटा में है, जयतर सिंह के द्वारा जो निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। ये अपन पहले बात कर चुके हैं विस्तार से। इसके बाद में बात आती है अबलीमणि का महल। देखिए जो अबलीमणि का महल है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। जो अबलामणि का महल कहाँ पर है, तो कोटा में स्थित है। अबलामणि का जो महल है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, मुकुंद सिंह के द्वारा अबलामणि का महल का निर्माण करवाया जाता है, मुकुंद सिंह, ठीक है। मुकुंद सिंह आप डाल लेना भाई, जो भी लिख लेना ब्रैकेट में, मुकुंद सिंह के द्वारा अबलीमणि का महल का निर्माण करवाया जाता है। अबेड़ा महल इंपॉर्टेंट है भाई, जो कोटा की अगर बात आती है महलों की, तो अबेड़ा महल। देखिए जो कोटा के राजा होते थे, तो कोटा के राजा इस महल में शिकार करने के लिए जाया करते थे, इस महल पर बैठकर शिकार करने की कोशिश किया करते थे, शिकार करते थे। तो ये ध्यान रखना, कोटा के राजाओं का शिकार स्थल क्या कहलाता है, अबेड़ा महल। कोटा के राजाओं का जो शिकार करने वाला जो स्थान है वो अबेड़ा महल के नाम से जाना जाता है। अबेड़ा महल कहाँ पर है, कोटा में है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जो हवा महल एक जयपुर में है, हवा महल एक कोटा में भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हवा महल जयपुर में भी है, हवा महल कोटा में भी है। इसके बाद में बात करते हैं जग मंदिर की। तो जग मंदिर यहाँ पर भी लिख लेना अपन। जो देखिए जो जग मंदिर है उदयपुर में भी अपन पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर भी लिख लेना। देखिए जग मंदिर कोटा में लिखना, मैं थोड़ी सी बात बताने की कोशिश करता हूँ। दुर्जनशाल यहाँ का राजा था कोटा का, तो दुर्जनशाल की एक रानी थे, मेवाड़ की राजकुमारी थे वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दुर्जनशाल कोटा का जो शासक है, राजा है, उसके समय में यहाँ पर जो जग मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। जग मंदिर का निर्माण क्यों करवाया जाता है भाई, दुर्जनशाल की जो रानी थे, मेवाड़ की राजकुमारी थे, वो कहते हैं भाई जो हमारे उदयपुर में भी इस प्रकार का जो महल है, झील के बीच में महल है, तो आप भी कुछ इस प्रकार का निर्माण करवाइए। तो फिर एक कृत्रिम जो सागर में या कृत्रिम जलाशय में जग मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। किशोर सागर तालाब उस जो जलाशय का नाम है। तो ध्यान रखना लेना, जग मंदिर कोटा में भी है और जो जग मंदिर है जो उदयपुर में भी है। इसके बाद में बात आती है यानी जो डूंगरपुर की बात कर लेते हैं। देखिए जो डूंगरपुर की बात आती है, तो डूंगरपुर में दो ही महल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लिख लेना भाई, जो डूंगरपुर की हेडिंग डाल के लिख लेना। एक तो जूना महल है, देखिए जूनागढ़ बीकानेर किले का नाम है, तो जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। और एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है। देखिए आपको कंफ्यूज होने वाली बात यानी नहीं है, या कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एक खंबा महल जोधपुर में अपन पढ़े थे और एक थम्बिया महल, ठीक है, एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है और जूना महल डूंगरपुर में है। तो आप लिख लेना, इतना तो लिख ही सकते हो यार आप भी। इसके बाद में बात करते हैं बीकानेर की। ठीक है, देखिए बीकानेर में जो लालगढ़ पैलेस है, देखिए मैं फिर भी डूंगरपुर का भी लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए आप सोल्व करोगे भाई यार, लिखवाना नहीं है। अब डूंगरपुर तो लिख ही लोगे, डूंगरपुर भी मैं लिखूं, ठीक है। तो जूना महल और एक थम्बिया महल है डूंगरपुर में।
जूनागढ़ किला जो बीकानेर में स्थित है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, जूनागढ़ और जूना महल में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसके बाद में बात आती है बीकानेर की, तो बीकानेर में लालगढ़ पैलेस की बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाते हैं महाराजा गंगा सिंह जी। महाराजा गंगा सिंह जी के पिताजी का नाम था लाल सिंह जी, तो महाराजा गंगा सिंह जी अपने पिताजी लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाते हैं। गजनेर पैलेस लिख लेना, आप खुद लिख सकते हो गजनेर पैलेस। तो गजनेर गांव पड़ता है बीकानेर में, तो गजनेर पैलेस वहां पर स्थित है, बीकानेर में पड़ता है गजनेर गांव, ठीक है, तो ये भी लिख लेना। लक्ष्मी निवास पैलेस, ठीक है, गजनेर पैलेस आप लिख लियो, मुझे आशा है। लक्ष्मी निवास पैलेस आप यहाँ से टीप कर लिख लेना, और जो लालगढ़ पैलेस भी लिख सकते हो। लालगढ़ पैलेस इंपॉर्टेंट है भाई बीकानेर की दृष्टि से अगर बात आती है, तो बड़े राजा हुए थे गंगा सिंह जी, काफी अच्छा इतिहास रहा था उनका, अपन पहले भी विस्तार से बात कर लिए हैं। काफी बड़े दानदाता के रूप में भी जाने जाते हैं गंगा सिंह जी, ठीक है। देखिए अब बात आगे करते हैं रामपुरिया हवेली, और जो मोहता हवेली भी है, मुंद्रा हवेली भी है यहाँ पर। ठीक है, रामपुरिया हवेली, मुंद्रा हवेली, मोहता हवेली, तो तीनों के आगे आप अलग से हवेली लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, आपकी इच्छा, आपके पास ये अधिकार है पूरा पूरा। रामपुरिया हवेली है, मुंद्रा हवेली है, मोहता हवेली। मैंने तो लिखने की बजाय ये एक जगह लिखने की कोशिश की है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लिख लेना। रामपुरिया हवेली, मुंद्रा हवेली और जो मोहता हवेली, और एक हवेली वो लिखना भाई, बच्चा हो तो क्या हवेली पूछ लेते हैं भाई कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, बच्छावतों की हवेली। तो अपन लगभग 7 जो हवेलियां लिखे हैं, महल लिखे हैं बीकानेर में। एक मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, एक आप खुद लिख लिए होंगे। बीकानेर की बात आती है, बीकानेर के जो महलों की बात आती है, तो लालगढ़ पैलेस की बात आती है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह जी की याद में निर्माण करवाया था। इसके बाद में गजनेर पैलेस लिखे हैं, गजनेर पैलेस गजनेर गांव में पड़ता है। इसके बाद में लक्ष्मी निवास पैलेस पड़े हैं, मुंद्रा हवेली पड़े हैं, मोहता हवेली पड़े हैं, रामपुरिया की हवेली पड़े हैं और बच्छावतों की हवेली पड़े हैं। तो ये बीकानेर में आते हैं। बीकानेर की दृष्टि से अगर बात आती है तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम में इनसे अलग भाई क्या ही जो फैक्ट आएगा आप खुद भी सोच सकते हो। इंपॉर्टेंट जो भी है मुझे लगा मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे जो जयपुर की। देखिए जयपुर में जो बड़े बड़े महल हैं उनकी अपन विस्तार से पहले बात कर चुके हैं। जो भी दुर्ग वगैरह है उनकी अपन बात कर चुके हैं। तो जयपुर में एक तो प्यारे मियाँ की हवेली है, ठीक है। जयपुर में प्यारे मियाँ की हवेली है, सलीम मंजिल हवेली है। देखिए प्यारे मियाँ की हवेली और सलीम मंजिल हवेली, सामोद पैलेस और नाइला फोर्ट है। देखिए मैं वापस यहाँ पर नाम लिखने की तो कोशिश करता हूँ। इधर लिख देता हूँ भाई, ये मत समझना मैं कोटा का लिखवा रहा हूँ, इधर ये लिख लेना है कि सामोद पैलेस। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए बात आती है जयपुर की। तो जयपुर में जो और बड़े बड़े जो फोर्ट वगैरह जो किले हैं महल वगैरह हैं उनकी अपन पहले बात कर चुके हैं। तो नाइला फोर्ट है जयपुर में, सलीम मंजिल हवेली है जयपुर में, प्यारे मियाँ की हवेली जयपुर में है, सामोद पैलेस इधर मुझे लग रहा है कि शायद आपको दिख रहा नहीं है तो मैं सामोद यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सामोद पैलेस जयपुर में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। देखिए सामोद पैलेस थोड़ा सा ध्यान रखना, सामोद एक गांव पड़ता है, यहाँ पर बालाजी का मंदिर है, बड़ा मंदिर है, बड़ी पर्यटन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और धार्मिक स्थल भी है।
खूब लोग जाते हैं, ठीक है, दर्शन के लिए बालाजी के जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, वीर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है जो स्थान है। जो तो सामोद पैलेस इधर है, यहाँ पर है। और जो नाइला फोर्ट है, लेकिन नाइला फोर्ट सन 2000 की बात आती है। सन 2000 में अमेरिकी जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, वो आए थे भारत की यात्रा पर। भारत की यात्रा पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आते हैं तो राजस्थान की यात्रा पर भी आते हैं। और राजस्थान में जब जयपुर आते हैं तो जयपुर से नाइला फोर्ट देखने के लिए वो जाते हैं। लेकिन नाइला फोर्ट जो सन 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, अभी भी उनका जो संदर्भ देके या उनका नाम देकर पूछ लिया जाता है, राजस्थान के किस किले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यानी यात्रा किए थे या आए थे। तो नाइला फोर्ट। जब अपन जयपुर से आगरा जाते हैं तो जयपुर से आगरा जाने वाली मार्ग से अपने को लेफ्ट साइड जाना पड़ता है, 5 से 6 किलोमीटर लगभग जाना पड़ता है। वहां पर नाइला फोर्ट एक पहाड़ी पर स्थित है, अच्छा सा फोर्ट है। हालांकि मैंने अंदर जाके तो कभी देखा नहीं, बाहर से देखा हुआ हूँ, ठीक है। तो कभी मौका मिले तो देख लेना, ठीक है। इसके बाद में बात आती है, देखिए जो सन 2000 की बात है, जो बिल क्लिंटन आए थे, ठीक है। इसके बाद में अपन थोड़ी बात करते हैं टोंक की। टोंक की अपन बात कर चुके, सुनहरी कोठी की शायद अपन बात कर चुके हैं। मुबारक महल और राजमहल टोंक में है। इंपॉर्टेंट है सुनहरी कोठी। मुबारक महल भी लिख लो, ठीक है। ये टोंक वाला आ गया, सुनहरी कोठी और जो मुबारक महल है। एक मैं राजमहल और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये राजमहल लिखा हुआ आपके लिए। तो राजमहल, सुनहरी कोठी और मुबारक महल तीनों टोंक में है। ये टोंक के हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है अलवर की। तो देखिए अलवर की बात कर लेते हैं, थोड़ा पहले इनको मिटा के बात कर लेते हैं। देखिए आपके माइंड में ये भी आ सकता है, जैसे जयपुर से तो 4-5 महल लिखवा के छोड़ दिया। अब देखिए जयपुर में ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि अपन ने पहले छोड़ दिया हो, ठीक है। तो अपन पहले ही बात कर लिए हैं। तो जो कोई बचे हुए हैं उनको अपन यहाँ पर हवेलियों और महलों की दृष्टि से अगर देखते हैं तो यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे जैसे राजवंश पढ़ रहे हैं, दुर्ग अपन पहले पढ़ लिए हैं, तो उनके साथ ही कंप्लीट हो जाते हैं लगभग जो बड़े महल थे। बात आती है अलवर की। देखिए अलवर की बात अगर आती है तो विनय विलास पैलेस, ठीक है, विनय विलास पैलेस। ठीक है, अलवर की बात आती है तो विनय विलास पैलेस आप सबसे पहले लिख लेना। हालांकि हवा महल अपन जयपुर में पढ़े हैं, कोटा में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो हवा बंगला जयपुर यानी अलवर में है। हवा बंगला, केसरौली पैलेस और फूलबाग पैलेस। देखिए ये जो हवा बंगला है ये तिजारा में है। तिजारा जगह पड़ती है अलवर में। तो कहीं आप जो जयपुर दिल्ली हाईवे पर आप देख सकते हो, यानी जो बसें जाती है तिजारा डिपो, नीमराना डिपो, इस प्रकार की जो तिजारा डिपो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तिजारा वही जगह है, अलवर में है। तिजारा में हवा बंगला है। जो फूलबाग पैलेस है, ठीक है, जो अपन जो लास्ट में लिखे हैं अलवर वालों में, तो फूलबाग पैलेस में अलवर का राज परिवार निवास करता है, ये निवास करता था, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो विनय विलास पैलेस अलवर में, हवा बंगला अलवर में है, और केसरौली पैलेस अलवर में है, और फूलबाग पैलेस अलवर में है। हवा महल जयपुर में है और कोटा में भी पड़े हैं। तो जो मुख्यतः हवा महल है जो जयपुर में है, ठीक है, यानी
कंफ्यूज करने के लिए फिर आपको कोटा वाला ही पूछ सकते हैं, कोटा में भी ऑप्शन दे सकते हैं हवा महल के लिए, और जयपुर नहीं दे सकते हैं। यानी ठीक है भाई, जयपुर ऑप्शन में नहीं देखे हवा महल के बारे में, और कोटा दे सकते हैं, और हवा बंगला आएगा तो फिर अलवर आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर में दो ही इंपॉर्टेंट है, एक तो गोपाल महल है और एक सावन भादो महल है। तो आपको सावन भादो की मूर्तियाँ याद आ जानी चाहिए। सावन भादो की मूर्तियाँ कहाँ पर हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ऐड कर सकते हो। देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए सावन भादो की मूर्तियां कहाँ पर है। सावन भादो की मूर्तियों की अपन पहले बात कर चुके हैं। मैं बताने की कोशिश करूं तो अचलगढ़ जो किला है सिरोही में, वहां पर है। उदा और कुंभा की जो मूर्तियां अपन पढ़े थे, पिता पुत्र की जो मूर्तियां पढ़े थे, ठीक है, तो वो सावन भादो की मूर्तियां, उनको जो पिता पुत्र की मूर्तियों को नाम दिया गया है। सावन भादो के महल भरतपुर में है, और जो गोपाल महल है, इजी सा नाम है गोपाल महल, तो आप लिख लेना। ठीक है, तो भरतपुर में है गोपाल महल और जो सावन भादो महल। इसके बाद में बात आती है शेखावाटी की। अब जो अंतिम जो अपना जो टारगेट है शेखावाटी पर है। ज्यादातर जो हवेलियों की बात आती है तो शेखावाटी में बात की जाती है, तो शेखावाटी की अपन विस्तार से बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। तो शेखावाटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और देखिए, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है शेखावाटी। शेखावाटी की अपन बात करते हैं एक एक करके। शेखावाटी में कौन कौन सी हवेलियां हैं। काफी बड़े बड़े सेठ हुए थे इधर से शेखावाटी साइड से, तो उन्होंने हवेलियों का निर्माण करवाया। हालांकि जो सेठ लोग हैं, कई लोग तो ऐसे हैं कि जो वापस आकर अपनी हवेलियों को देखते ही नहीं हैं, तो और वो अपना जो बिजनेस करते हैं बाहर जाकर, विदेशों में चले जाते हैं, मुंबई में जाकर बस जाते हैं। ठीक है, जो भी जो बड़े बड़े शहर हैं, औद्योगिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो बड़े शहर हैं, वहां पर जाकर अपना जो व्यापार स्थापित कर लेते हैं, जो अपना बिजनेस जो स्थापित कर लेते हैं, स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो वहां से आकर कुछ लोग तो वापस देखते ही नहीं है। अच्छी अच्छी हवेलियां बनवा कर गए हैं। अच्छी अच्छी हवेलियां जो है पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को चार चांद लगाती हैं। यानी जो लोग उनको बाहर से देखने के लिए आते हैं, यानी भारत से नहीं विदेश से भी देखने के लिए आते हैं, जो शेखावाटी की हवेलियों को। और शेखावाटी के लिए वापस में बताऊं, शेखावाटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियां, इन पर काफी सुंदर तरीके से भित्ति चित्रण किया हुआ है। तो जो भित्ति चित्रण यानी शेखावाटी हवेलियां हैं जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भित्ति चित्र भी मैं आपको बता चुका हूं पहले, दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, उसको भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति यानी दीवार, तो दीवारों पर चित्रकारी या चित्रण भित्ति चित्रण हो गया। ठीक है, तो शेखावाटी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी इस प्रकार से आप लिखना, शेखावाटी हेडिंग डाल सकते हो, शेख फिर नीचे लिखना, शेखावाटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सेकंड जो नोट आप डाल सकते हो, शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी का जो अर्थ, जो तात्पर्य, जो शब्द अर्थ की बात कर रहे हैं कि ओपन आर्ट यानी यहाँ की जो कला है, इंपॉर्टेंट कला है, ये तो लगभग बाहर ही देखने को मिल रही है। कि जो शेखावाटी में जो दीवारों पर अपने को सुंदर सुंदर जो कला है, भित्ति चित्रण है, ये बाहर ही देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए इसको बाहर ओपन आर्ट, ठीक है, ओपन आर्ट यानी बाहर की जो कला। ठीक है, ओपन आर्ट गैलरी समझने की कोशिश करना शब्दों पे, यानी आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। ओपन आर्ट गैलरी, ठीक है, किस प्रकार से नाम दिया गया है, तो शेखावाटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा गया है। अब बात आती है एक एक करके अपन जो पढ़ते हैं शेखावाटी में कौन कौन से स्थानों पर जो हवेलियां, अच्छी अच्छी हवेलियां बनी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं झुंझुनू में। तो झुंझुनू में एक जगह पड़ती है महनसर। महनसर की जो शराब है, दारू प्रसिद्ध है। आप भी देख सकते हो, आप कभी कोई पीता वीता हो तो भाई ब्रांड व्रांड देखता हो तो कोशिश कर लेना कभी देखने की। ठीक है, तो महनसर एक जगह पड़ती है। महनसर है झुंझुनू में। ठीक है, तो महनसर में की बात करते हैं तो महनसर जो झुंझुनू में है, यहाँ पर है तोलाराम जी का कमरा। बड़े सेठ हुए थे तोलाराम जी, उनका नाम तोलाराम जी था। तो तोलाराम जी का कमरा, सोने चांदी की दुकान भी कहते हैं तोलाराम जी के कमरे को।
आप लिख सकते हो तोलाराम जी की कमरा है, इसको सोने चांदी की दुकान भी कहते हैं। भाई सोने चांदी से भाई यहाँ पे जो कुछ निर्माण कार्य किया गया होगा, भाई सोना जड़ा हुआ होगा शायद यानी जो दीवारों पर। तो तोलाराम जी का कमरा कहाँ पर है? महनसर में है। महनसर कहाँ पर है? झुंझुनू में है। तो तोलाराम जी के कमरे को सोना चांदी की दुकान के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है झुंझुनू के ही एक जगह, एक शहर पड़ता है नवलगढ़। आप ब्रेक देखिए, मैं वापस लिख देता हूँ भाई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन नवलगढ़ की। पहले अपन किए हैं महनसर की, महनसर के बाद नवलगढ़ की बात करते हैं। तो नवलगढ़ की बात आती है तो ये जो देखिए, जो स्वर्ण नगरी कहलाता है नवलगढ़, शेखावाटी की। शेखावाटी स्वर्ण नगरी नवलगढ़ कहलाता है। देखिए आप लिख लेना, शेखावाटी स्वर्ण नगरी झुंझुनू नहीं, नवलगढ़ कहलाता है। झुंझुनू आने के बाद में फिर भाई सभी हो गए। भाई नवलगढ़ की जो हवेलियां हैं, जो इन पर जो शायद सोने का कार्य ज्यादा किया गया होगा, तो इस प्रकार से नवलगढ़ है जो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ की जो हवेलियों की। तो नवलगढ़ में भगतों की हवेली है, पोद्दार की हवेली है और जालान की हवेली है। भगतों की हवेली है, पोद्दार हवेली है और जालान हवेली है। ठीक है, समझ में आ गया होगा थोड़ा। नवलगढ़, नवलगढ़ जो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाता है। नवलगढ़ में जो हवेलियां हैं, देखिए ये एरो का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो एरो का जो, अब तो आप सही समझ गए होंगे इतनी मेहनत करने के बाद में। यार इतना थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हो जो मैंने। तो भाई नवलगढ़ में जो हवेलियां हैं, भगतों की हवेली है, पोद्दार हवेली है, जालान हवेली है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं वो मंडावा की। मंडावा झुंझुनू में पड़ता है। तो मंडावा में रामनाथ गोयनका की हवेली है। देखिए मैं यहाँ पर झुंझुनू नहीं लिखा हूँ, तो आप झुंझुनू लिख लेना। मंडावा पड़ता है झुंझुनू में। तो मंडावा में रामनाथ गोयनका की हवेली है। ये आपको सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अब तक देखिए अपन बात किए हैं कि भाई जो शेखावाटी की जो हवेली होगी और शेखावाटी को क्या कहा जाता है। तो शेखावाटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी को भित्ति चित्रों के लिए, जो शेखावाटी की हवेली को भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। अपन बात किए हैं शेखावाटी में, जो सबसे पहले बात किए थे कि जो महनसर जो झुंझुनू में पड़ता है। तो महनसर में तोलाराम जी का कमरा है। तोलाराम जी को कमरे को सोना चांदी की दुकान भी कहते हैं। महनसर के बाद में बात करें नवलगढ़ की। नवलगढ़ झुंझुनू में पड़ता है। तो नवलगढ़ में भगतों की हवेली है, पोद्दार हवेली है, जालान हवेली है। इसके बाद में बात करें मंडावा की। मंडावा भी झुंझुनू में पड़ता है। मंडावा में रामनाथ गोयनका की हवेली है। इसके बाद में बात करते हैं झुंझुनू की और हवेलियों की। तो झुंझुनू में पड़ता है खेतड़ी महल। खेतड़ी में ईश्वरदास मोदी की हवेली भी पड़ती है झुंझुनू में। इसके बाद में बात करते हैं टीबड़े वाला हवेली। तो टीबड़े वाला की हवेली भी झुंझुनू में पड़ती है। इधर लिखता हूं। देखिए टी बड़े वाले की जो हवेली है ये इंपॉर्टेंट है। खेतड़ी महल भी इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं खेतड़ी महल को। और जो एक है ईश्वरदास मोदी की हवेली। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा शायद आपको सही तरीके से कि टी बड़े वाला की हवेली है झुंझुनू में है। ईश्वरदास मोदी की हवेली है झुंझुनू में है। खेतड़ी महल है झुंझुनू में है। तीनों के एरो लगा के यहाँ पर एक जगह झुंझुनू लिख दिया हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना। जो खेतड़ी महल है इसको शेखावाटी का हवा महल के नाम से भी जाना जाता है।
देखिए अब बात आती है सीकर की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं और अपन झुंझुनू की बात करेंगे। तो झुंझुनू की मैं शायद पहले ही एक साथ ही मैं आपको बताने की कोशिश करूं, फिर सीकर और चूरू की भी बात कर लेंगे। सीकर और चूरू की ज़्यादा नहीं है भाई हवेलियाँ, जो झुंझुनू में ज़्यादा पड़ती है। तो झुंझुनू में एक जगह पड़ती है चिड़ावा। अपन पहले चिड़ावा की थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, देखो आप कमेंट बॉक्स में बताना चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। तो इसमें अपन बात करते हैं चिड़ावा की। तो चिड़ावा में बागड़िया हवेली है। देखिए आप लिख लेना यहाँ पर चिड़ावा झुंझुनू में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, चिड़ावा कहाँ पर है, झुंझुनू में है। तो चिड़ावा का गांधी आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना है, कौन कहलाता है, किसे कहा जाता है। इसके बाद में बात आती है ढूंढलोद की। तो ढूंढलोद भी झुंझुनू में पड़ता है। तो ढूंढलोद में लालचंद गोयनका की हवेली है। ये ढूंढलोद भी झुंझुनू में पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लालचंद गोयनका की हवेली, ठीक है। ढूंढलोद कहाँ पर पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है। ढूंढलोद में लालचंद गोयनका की हवेली है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक जगह और पड़ती है यानी झुंझुनू में मुकुंदगढ़। तो मुकुंदगढ़ में सेठ राधाकृष्ण की जो हवेली है और केसरदेव कानेड़िया की हवेली। देखिए समझने की कोशिश करना, ये मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा मैं पूरा नहीं लिख पाया, वहां पे जगह के थोड़ा अभाव था, जगह का अभाव था इस वजह से। तो मुकुंदगढ़ जो झुंझुनू में पड़ता है, समझ गए आप। मुकुंदगढ़ में सेठ राधाकृष्ण की हवेली है और केसरदेव कानेड़िया की हवेली है, ठीक है। सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कानेड़िया की हवेलियां कहाँ पर है, मुकुंदगढ़ में है। ये बात हो चुकी है झुंझुनू की। अब तक अपन बात की झुंझुनू की। अब दो ही जगह की बात करेंगे सीकर की। सीकर में एक ही हवेली है श्री माधोपुर जो सीकर में पड़ता है, पंसारी की हवेली। और जो चूरू की बात आती है तो मंत्रियों की हवेली आती है, सुराणा हवेली आती है और मालजी का कमरा आता है, ठीक है। ठीक है, बोर्ड पर तो जगह है नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ। बात आती है जो शेखावटी की। शेखावटी को हवेलियों के लिए जाना जाता है। शेखावटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं महनसर की। जो यानी झुंझुनू की जो हवेलियों की बात करते हैं तो झुंझुनू में महनसर पड़ता है। महनसर में जो तोलाराम जी का कमरा है, सोने चांदी की दुकान के नाम से भी जाना जाता है। नवलगढ़ की बात आती है तो नवलगढ़ भी झुंझुनू में पड़ता है। नवलगढ़ में भक्तों की हवेली है, पोदार हवेली है, जालान हवेली है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मंडावा। जो मंडावा भी झुंझुनू में पड़ता है। तो मंडावा में रामनाथ गोयनका की हवेली है, ठीक है। अब बात आती है झुंझुनू में और हवेली की। तो टीबड़े वाला की हवेली झुंझुनू में है। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है। खेतड़ी महल झुंझुनू में है। खेतड़ी महल को शेखावटी के हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बात किया है मुकुंदगढ़ जो झुंझुनू में ही पड़ता है। मुकुंदगढ़ में सेठ राधाकृष्ण की हवेली है और केसरदेव कानेड़िया की हवेली है। इसके बाद में ढूंढलोद की बात की तो ढूंढलोद भी झुंझुनू में पड़ता है। तो ढूंढलोद में लालचंद गोयनका की हवेली है। चिड़ावा की बात किए थे अपन। चिड़ावा में जो हवेली है बागड़िया हवेली है। एक क्वेश्चन दिया था आपको कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। तो ये बात हो गई है झुंझुनू की हवेलियों की। इसके बाद में बात आती है सीकर की। तो सीकर में श्री माधोपुर में एक हवेली है, पंसारी की हवेली। इसके बाद में चूरू की बात आती है। चूरू में मंत्रियों की हवेली है, सुराणा हवेली है और मालजी का कमरा है। ये कंप्लीट हो जाती है शेखावटी की हवेलियां, ठीक है। तो मैं लिखकर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, यानी जो सीकर और चूरू की, नहीं तो आपको हो गया चूरू और सीकर के जो फैक्ट कम है तो उनको तो छोड़ ही दिए, बता मौखी भी बता के छोड़ दिए। हालांकि ज़्यादा फैक्ट भी नहीं है। शेखावटी में झुंझुनू की बात आती है तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन जो भी है मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत आपको।
श्री माधोपुर सिक्कर, ठीक है। और अपन एक पढ़ेंगे चूरू। श्री माधोपुर जो सिक्कर, यहाँ पे श्री माधोपुर ही लिख दिया, थोड़ा सा ध्यान सही कर लेना। श्री माधोपुर में बार बार बोल रहा हूँ, एक ही हवेली की अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वही है जो पंसारी की हवेली आती है, ठीक है। तो फिर जो चूरू की बात आएगी तो वहां पर अपन 3 जो हवेली लिख लेंगे। ठीक है, मालजी का कमरा की बात करते हैं। मंत्रियों की हवेली की बात आती है। सुराना हवेली की बात आती है। ये मालजी का कमरा वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अपना भी तोलाराम जी का कमरा भी पढ़े हैं, ठीक है। तोलाराम जी का कमरा तो महनसर में पढ़े हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये देखिए अभी कंप्लीट हो चुकी है अपनी जो हवेलियां हैं, जो भी राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियां और जो महल हैं उनकी बात कर लिए हैं। पिछली क्लास में अपन जो राजस्थान की जो प्रमुख छत्रियां थी, जो राजाओं की और सामंतों की जो छत्रियां थी उनकी बात कर लिए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और जो उससे पहले जो अपन पढ़े थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़े थे, ठीक है। तो ये बातें हुई है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे। देखिए जो नेक्स्ट जो क्लास होगी तो उसमें अपन राजस्थान की जो चित्रकला पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा लंबा और बड़ा टॉपिक है, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे अपन पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चित्रकला के साथ। थैंक यू।